हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की बहुचर्चित किताब ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले संस्करण ए गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 59 कैटलिन की नजर से। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे कैटलिन स्टार्क अपने बेटे रॉब स्टार्क के लिए ट्विंस के चालाक और कुटिल लॉर्ड वाल्डर फ्रे से एक कठिन सौदा करती है। यह वह पल है जहां राजनीति, रिश्तों और युद्ध की जटिल बिसात पर हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है, क्योंकि एक गलत कदम पूरे उत्तर की किस्मत बदल सकता है। तो आइए चलते हैं वेस्टरोस की उसी दुनिया में जहां भरोसा उतना ही दुर्लभ है जितना गर्मियों का लंबा मौसम, और जहां जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी हासिल की जाती है। दल जब नेक के काले दलदलों से होकर पतले रास्ते पर बढ़ता हुआ नदी के पार रिवरलैंड्स में उतरा, तो कैटलिन के मन की चिंता और गहरी होती गई। उसने अपने चेहरे को स्थिर और कठोर बनाए रखा ताकि कोई उसके डर को न पढ़ सके, मगर वे डर वही थे और हर मील के साथ और गहरे हो रहे थे। उसके दिन बेचैनी में और रातें करवटें बदलते बीत रही थी। आसमान में हर बार जब कोई काला कौआ पंख फैलाकर उड़ता तो उसके दांत भीग जाते। वह अपने वृद्ध पिता के लिए चिंतित थी, उनके खामोश रहने के पीछे की भयावह वजह सोचकर सिहर उठती। उसे अपने भाई एडम्योर की चिंता थी और मन ही मन देवताओं से प्रार्थना करती कि अगर कभी उसका सामना किंग्सलेयर से हो तो देवता उस पर कृपा करें। उसे नेड और अपनी बेटियों की चिंता थी, और उन प्यारे बेटों की जिन्हें वह विंटरफेल में पीछे छोड़ आई थी, लेकिन किसी के लिए वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने खुद को समझाया, अपनी ताकत बचाओ कैटलिन, ये सब भूल जाओ, तुम्हें बस रॉब को बचाना है। वही एक है जिसके लिए तुम कुछ कर सकती हो। तुम्हें उतनी ही कठोर और सख्त बनना होगा जितना उत्तर का मौसम। अब तुम्हें सच्ची स्टार्क बनना होगा, अपने बेटे की तरह। रॉब सबसे आगे सवार था, विंटरफेल का सफेद झंडा हवा में फड़फड़ा रहा था। हर दिन वह किसी एक लॉर्ड को अपने साथ बुलाता ताकि चलते चलते बात हो सके। वह हर आदमी को बराबर सम्मान देता, किसी को पक्षपात का मौका नहीं देता और सबकी बातें सुनता, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता नेड सुना करते थे, एक की राय को दूसरे के खिलाफ तोलते हुए। कैटलिन उसे देखती और सोचती, उसने नेड से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या इतना सीखा है जितना जरूरी है? ब्लैकफिश 100 चुने हुए जवान और उतने ही तेज घोड़ों के साथ आगे निकल गया था ताकि रास्ते की टोह ले और सेना की हलचल को छिपा सके। लेकिन शेर ब्रिंडन के सवारों की खबरें सुनकर कैटलिन का मन हल्का नहीं हुआ। लॉर्ड टाइविन की सेना अभी दक्षिण में कई दिन दूर थी, मगर वाल्डर फ्रे, लॉर्ड ऑफ द क्रॉसिंग, ने ग्रीन फॉक पर अपने किलों में करीब 4000 सिपाही जमा कर लिए थे। फिर देर कर दी, कैटलिन ने बुदबुदाया। वही ट्राइडेंट वाला खेल, धिक्कार है इस आदमी पर। उसके भाई एडम्योर ने झंडे बुला भेजे थे। नियम के मुताबिक लॉर्ड फ्रे को तुरंत रिवरन में टली सेना से जुड़ना चाहिए था, मगर वो यहीं बैठा था। 4000 आदमी, रॉब ने दोहराया। हैरान तो हुआ पर गुस्सा नहीं आया। लॉर्ड फ्रे लैनिस्टर से अकेले नहीं लड़ सकता। जाहिर है वह अपनी ताकत हमें जोड़ना चाहता होगा। क्या सच में? कैटलिन ने पूछा। वह घोड़ा बढ़ाकर रॉब और आज के उसके साथी रॉबर्ट ग्लोवर के पास आ गई। आगे वैंगार्ड फैल चुका था, भालों, झंडों और लांसों का धीमे धीमे बढ़ता जंगल। वाल्डर फ्रे से कुछ भी उम्मीद मत करो, और फिर कभी चौंको मत। वो तुम्हारे पिता का बैनरमैन है। कुछ लोग अपनी कस्में दूसरों से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, रॉब। और लॉर्ड वाल्डर हमेशा से कैस्टरली रॉक के ज्यादा करीब रहा है जितना मेरे पिता चाहते थे। उसके बेटों में से एक की शादी टाइविन लैनिस्टर की बहन से हुई है। ये अपने आप में शायद खास मायने न रखता हो। लॉर्ड वाल्डर ने ढेरों बच्चे पैदा किए हैं और उनकी शादियां तो कहीं न कहीं करनी ही थी, लेकिन फिर भी
क्या आपको लगता है वो हमें लैनिस्टर के हाथ बेच देगा, मिलेडी? रॉबर्ट ग्लोवर ने गंभीरता से पूछा। कैटलिन ने लंबी सांस छोड़ी। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि खुद लॉर्ड फ्रे को भी पता है कि वो क्या करने वाला है। उसमें बूढ़े आदमी की सतर्कता है और जवान आदमी की महत्वाकांक्षा और चालाकी की तो कभी कमी नहीं रही। माँ, हमें ट्विंस चाहिए ही चाहिए, रॉब ने जोश में कहा। नदी पार करने का और कोई रास्ता नहीं है, आप जानती हैं। हाँ, और वाल्डर फ्रे भी ये बात अच्छी तरह जानता है। उस रात उन्होंने दलदलों के दक्षिणी किनारे पर डेरा डाला, राजमार्ग और नदी के बीच आधे रास्ते पर। वहीं थिन ग्रेजॉय आया और उसके चाचा की ओर से खबर दी। सेर ब्रिंडन कह रहे थे, मैंने लैनिस्टर से तलवारें भिड़ा ली हैं। दर्जन भर स्काउट्स हैं जो अब कभी लॉर्ड टाइविन को रिपोर्ट नहीं देंगे, न अभी न कभी। वो मुस्कुराया। उनके आउटराइडर्स का कमांडर सेर एडम मारब्रांड है, जो अब पीछे हट रहा है और पीछे पीछे सब जलाता जा रहा है। उसे पता है हम कहाँ हैं लगभग, लेकिन ब्लैकफिश कसम खा चुका है कि जब हम बंटेंगे उसे भनक भी नहीं लगेगी, जब तक कि लॉर्ड फ्रे उसे न बता दे, कैटलिन ने तीखे स्वर में कहा। थिन, जब तुम मेरे चाचा के पास लौटो तो कह देना कि वह ट्विंस के चारों तरफ अपने सबसे बेहतरीन तीरंदाज तैनात करे दिन रात, और आदेश दे कि किले से उड़ने वाला हर कौआ मार गिराया जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई पक्षी मेरे बेटे की हरकतों की खबर टाइविन को दे। सेर ब्रिंडन ने पहले ही ये कर दिया है, मिलेडी, थिन ने अकड़ भरी मुस्कान के साथ कहा। कुछ और काले पंछी गिरा लेंगे तो पाई बनाने लायक हो जाएंगे। पंख आपके लिए बचा रखूंगा, टोपी में लगाने के लिए। कैटलिन को मालूम होना चाहिए था कि ब्रिंडन ब्लैकफिश उससे 2 कदम आगे ही होगा। और फ्रे के लोग क्या कर रहे हैं, जबकि लैनिस्टर उनके खेत जला रहे हैं और किले लूट रहे हैं। थोड़ी मुठभेड़ हुई है सेर एडम के आदमियों और लॉर्ड वाल्डर के बीच, थिन ने बताया। यहां से बस 1 दिन की दूरी पर हमने 2 लैनिस्टर स्काउट्स को पाया। कौए उन्हें नोच रहे थे जहां फ्रे के आदमियों ने उन्हें लटका कर मार दिया था। लेकिन वाल्डर फ्रे की ज्यादातर ताकत ट्विंस में ही ठहरी हुई है। ये बात तो कैटलिन को पक्की लगी। वाल्डर फ्रे का यही तरीका है, पीछे रहो, देखो, इंतजार करो, और जब तक मजबूरी न हो कोई खतरा मत लो। अगर वो लैनिस्टर से लड़ रहा है तो शायद अपने वचन निभाने का इरादा रखता है, रॉब ने कहा। कैटलिन उतनी आश्वस्त नहीं थी। अपनी जमीन की हिफाजत करना अलग बात है, टाइविन लैनिस्टर से खुली जंग छेड़ना अलग। रॉब ने थिन की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ब्लैकफिश ने ग्रीन फॉक पार करने का कोई और रास्ता ढूंढा? थिन ने सिर हिलाया। नदी तेज और उफान पर है। सेर ब्रिंडन कहते हैं यहां उत्तर की तरफ कहीं भी इसे पार नहीं किया जा सकता। मुझे वो पार चाहिए ही चाहिए, रॉब भड़क गया। घोड़े तो शायद तैरकर निकल जाएं, लेकिन उनके ऊपर बख्तरबंद सवार नहीं। हमें लकड़ी के बेड़े बनाने होंगे जिन पर हथियार, बख्तर और भाले ले जाएं। लेकिन हमारे पास न इतने पेड़ हैं, न इतना समय। टाइविन उत्तर की ओर बढ़ रहा है, उसने मुट्ठी भींच ली। लॉर्ड फ्रे बेवकूफ होगा अगर हमारा रास्ता रोकने की सोचे, थिन ने अपने हमेशा के आत्मविश्वास के साथ कहा। हमारी संख्या उसकी तुलना में 5 गुना है। तुम चाहो तो ट्विंस ले सकते हो, रॉब। इतना आसान नहीं, कैटलिन ने चेताया, और वक्त रहते तो बिल्कुल नहीं। जब तक तुम घेराबंदी करते, टाइविन लैनिस्टर पीछे से हमला कर देता। रॉब ने माँ और थिन दोनों की तरफ देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहा हो, मगर उसे कोई नहीं मिला। उस पल वह अपने 15 साल से भी छोटा लग रहा था, भले ही उसने बख्तर और तलवार पहनी थी और गालों पर हल्की दाढ़ी थी। मेरे पिता होते तो क्या करते, उसने पूछा। पार करने का रास्ता ढूंढते, कैटलिन ने कहा, चाहे जो करना पड़ता। अगली सुबह खुद सेर ब्रिंडन टली उनके पास लौटे।
उन्होंने नाइट ऑफ द गेट के तौर पर पहनी हुई भारी बख्तर और हेलम उतार दी थी और उसकी जगह हल्की चमड़े और जिरह वाली सवारी की पोशाक पहन रखी थी, मगर उनकी चोगे पर जड़ा काला मछली का चिन्ह अब भी टिका था। कैटलीन के चाचा का चेहरा गंभीर था जब उन्होंने घोड़े से उतरते हुए कहा, रिवर्न की दीवारों के नीचे एक युद्ध हुआ है। उनकी आवाज सख्त थी। हमें यह खबर एक लैनिस्टर सवार से मिली जिसे हमने बंदी बनाया। किंग्सलेयर ने एडम्योर की सेना को नष्ट कर दिया है और ट्राइडेंट के सरदारों को परास्त करके पीछे धकेल दिया है। कैटलीन के दिल को जैसे किसी ठंडी मुट्ठी ने पकड़ लिया। और मेरा भाई घायल है और कैद में है, सेर ब्रिंडन ने कहा। लॉर्ड ब्लैकवुड और बाकी बचे लोग रिवर्न के भीतर घिरे हुए हैं। जैमी की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। रॉब बेचैन होकर बोला, अगर हमें समय रहते उन्हें बचाना है तो हमें इस शापित नदी को पार करना ही होगा। यह आसान नहीं होगा, उनके चाचा ने चेताया। लॉर्ड फ्रे ने अपनी पूरी ताकत अपने किलों में समेट ली है और उसके फाटक बंद हैं। कमबख्त बूढ़ा, रॉब ने गुस्से में कहा। अगर वह रास्ता नहीं देता तो मुझे मजबूरन उसके किले की दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। ट्विंस को ढहा दूंगा, देखता हूं फिर कैसा लगता है उसे। तुम जिद्दी लड़के की तरह बोल रहे हो, रॉब, कैटलीन ने तेजी से टोका। एक बच्चा रुकावट देखता है और सोचता है या तो उसे पार कर लो या तोड़ दो। एक सरदार को समझना चाहिए कि कई बार शब्द वो कर सकते हैं जो तलवारें नहीं कर पाती। रॉब का चेहरा लाल पड़ गया। तो बताओ माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? फ्रे लोग 600 साल से इस पारगमन को थामे हुए हैं और कभी भी बिना अपना हिस्सा लिए किसी को नहीं जाने दिया। क्या हिस्सा? वह क्या चाहता है? वह हल्का सा मुस्कुराई। यही तो हमें पता लगाना होगा। और अगर मैं यह हिस्सा देने से मना कर दूं, तो तुम्हें वापस मोर्ट कैलिन लौटना होगा, लॉर्ड टाइविन का सामना करना होगा, या पंख उगाने होंगे। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता। कैटलीन ने घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गई, बेटे को सोचने के लिए छोड़ते हुए। वह चाहती थी कि रॉब को यह न लगे कि उसकी मां उसका अधिकार छीन रही है। नेड, क्या तुमने इसे बुद्धिमानी भी सिखाई थी, सिर्फ वीरता नहीं? क्या तुमने इसे झुकना भी सिखाया था? 7 राज्यों के क्रिस्तान ऐसे बहादुरों से भरे पड़े थे जिन्होंने यह सबक कभी नहीं सीखा। दोपहर तक उनका अगला दस्ता ट्विंस के पास पहुंच गया, जहां लॉर्ड्स ऑफ द क्रॉसिंग का आसन था। ग्रीन फोर्क यहां तेज और गहरी बहती थी, लेकिन फ्रे ने सदियों पहले इस पर पुल बनाया और पारगमन का शुल्क लेकर अमीर हो गए। वह पुल चिकने भूरे पत्थर का विशाल मेहराब था, इतना चौड़ा कि 2 गाड़ियां साथ साथ निकल जाएं। बीच में वाटर टॉवर खड़ा था, सड़क और नदी दोनों पर निगाह रखते हुए, तीर चलाने की खिड़कियों, मारक छेदों और लोहे के गेटों से लैस। इसे बनाने में फ्रे के 3 पीढ़ियों का समय लगा था, और जब यह तैयार हुआ तो उन्होंने दोनों किनारों पर मजबूत किले खड़े कर दिए ताकि उनकी इजाजत के बिना कोई पार न जा सके। लकड़ी के ये किले अब पत्थर के हो चुके थे। ट्विंस, 2 मोटे, बदसूरत मगर बेहद मजबूत किले, एक जैसे, जिनके बीच यह पुल जुड़ा था, सदियों से इस पारगमन की रखवाली कर रहे थे। ऊंची दीवारें, गहरी खाइयां, लोहेओक के भारी दरवाजे और पुल के पायों में भीतर के किले। दोनों किनारों पर गढ़द्वार और पोर्टकुलिस और बीच का वाटर टॉवर, हर तरफ से अभेद्य। एक नजर में ही कैटलीन समझ गई कि इसे बलपूर्वक लेना नामुमकिन है। दीवारों पर भाले, तलवारें, बड़े क्रॉसबो, हर जगह तीरंदाज, पुल ऊपर उठा हुआ, पोर्टकुलिस गिरा हुआ, फाटक बंद। ग्रेट जॉन गालियां देने लगा, रिकार्ड का स्टार्क बस घूरता रहा। इसे बलपूर्वक लेना असंभव है, मेरे सरदारों, रूस बोल्टन ने कहा। और घेराबंदी भी नहीं कर सकते, जब तक कि दूसरी तरफ की किलेबंदी को घेरने के लिए वहां सेना न हो, हेलमैन टालहार्ट ने कहा। और हमारे पास इतना समय तो है नहीं। उत्तरी सरदार किले को देख ही रहे थे कि एक गुप्त दरवाजा खुला,
लकड़ी का पुल खाई पर डाला गया और दर्जन भर शूरवीर बाहर आए, 4 फ्रे पुत्रों के नेतृत्व में। उनका झंडा हल्के चांदी से धूसर रंग पर नीले जुड़वां बुर्ज। सबसे आगे सेर स्टेवरॉन फ्रे, वाल्डर फ्रे का उत्तराधिकारी। 60 से ऊपर का, अपने पोते पोतियों वाला थकासा बूढ़ा नेवला। फिर भी उसने शिष्टता से कहा, मेरे पिता ने मुझे भेजा है यह पूछने की इस महान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। मैं, रॉब ने घोड़े को आगे बढ़ाया। वह बख्तर में था, सैडल से बंधी विंटरफेल की डायरवुल्फ ढाल और साथ चलता ग्रेविंड। बूढ़े योद्धा की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैरी, मगर उसका घोड़ा भेड़िए को देखकर बेचैन हो उठा। मेरे पिता आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे किले में पधारें, भोजन और मदिरा लें और हमें अपने उद्देश्य से अवगत कराएं। यह सुनते ही झंडे वाले सरदारों में हलचल मच गई। कोई खुश नहीं था। बहस, चिल्लाहट, आपत्तियां। आपको यह नहीं करना चाहिए, मेरे स्वामी, गैलबार्ट ग्लोवर ने कहा। लॉर्ड वाल्डर भरोसे लायक नहीं है। रूस बोल्टन ने सिर हिलाया। अंदर गए तो उसके हो जाएंगे। वह आपको लैनिस्टरों को बेच सकता है, काल कोठरी में डाल सकता है या गला कटवा सकता है। अगर बात करनी है तो दरवाजा खोले और हम सब साथ खाएं पिएं, सेर वेंडल मांडरली ने कहा। या बाहर आकर रॉब से खुले मैदान में बात करे, उसके भाई सेर विलिस ने जोड़ा। कैटलीन को भी शक था, मगर सेर स्टेवरॉन के चेहरे पर झुंझलाहट देख उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। मैं जाऊंगी, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। आप, मेरी देवी, ग्रेट जॉन ने भौहें सिकोड़ ली। माँ, क्या आप पक्का सोच रही हैं? रॉब ने पूछा। इससे ज्यादा पक्का कभी नहीं, कैटलीन ने सहज झूठ बोला। लॉर्ड वाल्डर मेरे पिता का वफादार है। मैं उसे बचपन से जानती हूं। वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जब तक उसे इसमें कोई फायदा न दिखे। उन्होंने मन ही मन जोड़ा, मगर यह सच जाहिर करना जरूरी नहीं था। मुझे यकीन है कि मेरे पिता लेडी कैटलीन से मिलकर प्रसन्न होंगे, सेर स्टेवरॉन ने कहा। हमारी नीयत पर भरोसा दिलाने के लिए मेरा भाई सेर पेरविन यहाँ रहेंगे जब तक वह सुरक्षित लौट न आए। वह हमारे सम्मानित अतिथि होंगे, रॉब ने कहा। सेर पेरविन उतरे और घोड़े की लगाम भाई को थमा दी। मुझे अपनी माँ की वापसी सांझ से पहले चाहिए, सेर स्टेवरॉन, रॉब ने जोड़ा। हम यहाँ ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं रखते। सेर स्टेवरॉन फ्रे ने शिष्टता से सिर झुकाया। जैसा आप कहें, मेरे स्वामी। कैटलिन ने घोड़े को एड़ी लगाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉर्ड वाल्डर के बेटे और दूत उसके चारों ओर हो लिए। उसके पिता ने एक बार वाल्डर फ्रे के बारे में कहा था कि 7 राज्यों में वही अकेला ऐसा स्वामी है जो अपनी पतलून से ही एक फौज निकाल सकता है। जब क्रॉसिंग के स्वामी ने पूर्वी किले के भव्य हाल में कैटलिन का स्वागत किया, जहां उसके चारों ओर 20 जीवित बेटे थे, सेर पेरविन को छोड़कर, जो 21वां होता, 36 पोते, 19 परपोते और अनगिनत बेटियां, पोतियां, नाजायज औलादें और उनके बच्चे। तो कैटलिन को समझ आ गया कि उसके पिता का मतलब क्या था। लॉर्ड वाल्डर 90 साल का था, झुर्रियों से भरा गुलाबी नेवले जैसा, गंजा और धब्बेदार सिर, इतना गाउट से पीड़ित कि बिना सहारे खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी नई पत्नी, सिर्फ 16 बरस की, पीली और नाजुक, उसके पालकी के साथ साथ चल रही थी। वह उसकी 8वीं पत्नी थी। कई सालों बाद आपको देखना बड़ा सुखद है, मेरे स्वामी, कैटलिन ने कहा। बूढ़े ने शक से आंखें सिकोड़ ली। सच में? मुझे तो शक है। मीठी बातें रहने दो, लेडी कैटलिन, मैं बहुत बूढ़ा हूं। क्यों आई हो? तुम्हारा बेटा खुद मेरे सामने आने के लिए बहुत घमंडी है क्या? मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जब कैटलिन पिछली बार ट्विंस आई थी, तब भी वाल्डर फ्रे चिड़चिड़ा और तीखी जुबान वाला था। उम्र ने उसे और भी बदतर बना दिया था। उसे अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनना था और उसकी बेअदबी पर नाराज नहीं होना था। पिता, सेर स्टेवरॉन ने उलाहना दिया,
आप भूल रहे हैं, लेडी स्टार्क आपकी दावत पर आई हैं। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? तुम अभी लॉर्ड फ्रे नहीं हो जब तक मैं मर नहीं जाता। क्या मैं मरा हुआ दिखता हूं? मुझसे हुक्म मत चलाओ। ये हमारी सम्मानित अतिथि के सामने बात करने का तरीका नहीं है, पिता, उसके एक छोटे बेटे ने कहा। अब मेरे नाजायज बेटे मुझे तहजीब सिखाएंगे, वाल्डर ने बड़बड़ाया। मैं जैसी चाहूं वैसी बोलूंगा, धत तेरी। मैंने अपनी जिंदगी में 3 राजाओं और रानियों की मेजबानी की है और तुम जैसे मुझे सिखाओगे। तुम्हारी माँ तो बकरियां दुह रही थी जब मैंने पहली बार उसे बीज दिया। उसने लाल मुंह वाले उस नौजवान को हाथ के इशारे से हटा दिया और 2 बेटों की ओर इशारा किया। डैनवेल, वेलन, मुझे कुर्सी तक ले चलो। उन्होंने वाल्डर को पालकी से उठाकर फ्रे के ऊंचे आसन तक पहुंचाया, काले ओक की ऊंची कुर्सी जिसकी पीठ 2 मीनारों और बीच में पुल के आकार में बनी थी। उसकी जवान पत्नी धीरे से पास आई और उसके पैरों पर कंबल डाल दिया। बैठ जाने के बाद बूढ़े ने कैटलिन को पास बुलाया और सूखे कागज जैसे होंठों से उसके हाथ पर चुंबन दिया। लो, उसने ऐलान किया, अब मैंने मेहमानबाजी पूरी कर ली, अब शायद मेरे बेटे चुप रहेंगे। क्यों आई हो? आपसे अपने फाटक खोलने का अनुरोध करने, मेरे स्वामी, कैटलिन ने विनम्रता से कहा। मेरा बेटा और उसके साथी लॉर्ड जल्द से जल्द नदी पार करके अपनी राह पकड़ना चाहते हैं। रिवर रन, वह खिलखिलाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं अभी अंधा नहीं हूं। बूढ़ा आदमी अब भी नक्शा पढ़ सकता है। रिवर रन, कैटलिन ने पुष्टि की। जहां मैंने उम्मीद की थी कि आपको पाऊंगी, मेरे स्वामी। आप अब भी मेरे पिता के वफादार हैं, है ना? हाँ, वाल्डर ने आधा हंसी, आधा गुर्राहट जैसी आवाज निकाली। मैंने तलवारें बुला ली हैं, तुमने उन्हें दीवारों पर देखा। मेरा इरादा था कि जैसे ही मेरी सारी ताकत इकट्ठा हो, मार्च करूं। खैर, अपने बेटों को भेजूं, मैं खुद तो अब मार्च करने से रहा। उसने इधर उधर देखा और एक 50 बरस के झुके हुए आदमी की ओर इशारा किया। बताओ जेरेड, बताओ, यही मेरा इरादा था। मेरी लेडी, सेर जेरेड फ्रे ने कहा। क्या ये मेरी गलती है कि तुम्हारे बेवकूफ भाई ने लड़ाई हार दी इससे पहले कि हम निकलते? उसने तकियों पर टिकते हुए उसे घूरा, जैसे चुनौती दे रहा हो कि उसकी बात को झुठलाओ। सुना है, किंग्सलेयर ने उसे ऐसे काटा जैसे पके पनीर में कुल्हाड़ी। मैं अपने बेटों को दक्षिण क्यों भेजूं मरने के लिए? जो गए थे, वे सब वापस उत्तर भाग रहे हैं। कैटलिन उसे आग में भूनना चाहती थी, लेकिन शाम तक उसे पुल खुलवाना था। उसने शांत स्वर में कहा, और इसी वजह से हमें जल्द से जल्द रिवर रन पहुंचना होगा। कहाँ बात कर सकते हैं, मेरे स्वामी? अभी तो बात हो रही है, वाल्डर ने शिकायत की। फिर अपने रिश्तेदारों पर चिल्लाया, क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। लेडी स्टार्क मुझसे अकेले में बात करना चाहती हैं, शायद मेरी वफादारी पर डोरे डालना चाहती हों। है, निकलो, सब के सब। हाँ, तुम भी, औरत, निकलो। जैसे ही हॉल खाली हुआ, वह झुककर कैटलिन से फुसफुसाया, ये सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। स्टेवरॉन तो 40 साल से इंतजार कर रहा है, पर मैं उसे निराश ही करता हूं। क्यों मरूं ताकि वो लॉर्ड बन जाए? नहीं मरूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100 बरस जिएंगे। अरे, इससे तो इन सब की जल जाएगी। हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहती हो? हम पुल पार करना चाहते हैं, कैटलिन ने कहा। ओह, सच में? सीधे सीधे कह रही हो। और मैं क्यों करने दूं? एक पल के लिए कैटलिन का गुस्सा भड़क उठा। अगर आप खुद अपनी किलेबंदी पर चढ़ सकते, लॉर्ड फ्रे, तो देखते कि मेरे बेटे के पास 20,000 सैनिक आपके फाटकों के बाहर खड़े हैं। जब लॉर्ड टाइविन यहां आएगा, तो वही 20,000 ताजा लाशें बन जाएंगी। बूढ़े ने पलटकर कहा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरी लेडी। तुम्हारा पति किसी गद्दार की कोठरी में बंद है।
तुम्हारे पिता बीमार हैं, शायद मर रहे हैं, और जेमी लैनिस्टर ने तुम्हारे भाई को कैद कर रखा है। मेरे डरने की क्या वजह है? तुम्हारा बेटा? मैं बेटा बेटा मिला दूंगा, और तुम्हारे सारे मरे भी तो मेरे पास 18 बचेंगे। आपने मेरे पिता से शपथ ली थी, कैटलिन ने याद दिलाया। उसने सिर हिलाया। हाँ, कुछ शब्द कहे थे, लेकिन मैंने ताज से भी शपथ ली थी। जोफ्री अब राजा है, और इसका मतलब है कि तुम्हारा बेटा और बाहर खड़े सब लोग बागी हैं। अगर मेरे पास मछली जितनी भी अक्ल होती, तो मैं लैनिस्टरों की मदद करता तुम्हें पकाने में। तो करते क्यों नहीं? कैटलिन ने चुनौती दी। वाल्डर ने नाक चढ़ाकर कहा, लॉर्ड टाइविन महान और शानदार, पश्चिम का वार्डन, राजा का हाथ। क्या बड़ा आदमी है, सोना ये, सोना वो, शेर यहाँ, शेर वहां। मैं शर्त लगाता हूं, वो भी बीन्स खाता है और मेरी तरह बातता है, पर मानता नहीं। उसके पास इतराने की क्या वजह? बस 2 बेटे, जिनमें से एक टेढ़ा मेढ़ा राक्षस। मैं बेटा बेटा मिला दूंगा, और फिर भी उसके मरे हुए बाद मेरे पास 19 और आधा बचेंगे। वह किकियाया। अगर लॉर्ड टाइविन को मेरी मदद चाहिए, तो खुद आकर मुझसे मांगे। यही कैटलिन को सुनना था। मैं आपसे मदद मांग रही हूं, मेरे स्वामी, उसने विनम्रता से कहा। और मेरे पिता, मेरा भाई, मेरे पति और मेरे बेटे सब मेरी आवाज में आपसे मांग रहे हैं। वाल्डर ने उसकी ओर हड्डी जैसा पतला उंगली तान कर कहा, मीठी बातें बचाकर रखो मेरी लेडी। मीठी बातें तो मुझे मेरी बीवी से मिलती हैं। देखी उसे, 16 बरस की है, नन्हा फूल, और उसका शहद सिर्फ मेरा है। मैं शर्त लगाता हूं, अगले साल तक वो मुझे बेटा देगी। शायद मैं उसे वारिस बना दूं, क्या बाकी की जल जाएगी? मुझे यकीन है वह आपको बहुत बेटे देगी। उसका सिर हिलता रहा। तुम्हारे पिता मेरी शादी में नहीं आए, ये अपमान था। पिछली शादी में भी नहीं आए। वह मुझे लेट लॉर्ड फ्रे कहते हैं। क्या वो सोचते हैं कि मैं मर चुका हूं? मैं नहीं मरा, और तुम्हें वादा करता हूं, मैं उसे भी पीछे छोड़ूंगा, जैसे उसके पिता को छोड़ा था। तुम्हारा परिवार हमेशा मुझ पर पेशाब करता रहा है। झूठ मत बोलो, जानते हो ये सच है। सालों पहले मैं तुम्हारे पिता के पास गया और अपने बेटे और तुम्हारे भाई की शादी का सुझाव दिया। क्यों नहीं? मेरे पास एक बेटी थी, प्यारी लड़की, एडम्यूर से कुछ ही साल बड़ी। अगर तुम्हारे भाई को वो पसंद नहीं आती, तो और भी थी, कुंवारी, विधवा, जवान, बूढ़ी, जो चाहे चुन ले। नहीं, लॉर्ड हॉस्टर ने सुना ही नहीं। मीठी बातें दी, बहाने दिए, पर मुझे तो बस बेटी से छुटकारा पाना था। और तुम्हारी बहन, वो भी कम नहीं है। बस लगभग 1 साल पहले की बात है, जब जॉन एरिन अब भी राजा के हाथ थे। मैं अपने बेटों को टूर्नामेंट में घुड़सवारी करते देखने के लिए शहर गया था। स्टेवरॉन और जेरेड अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि लिस्ट्स में नहीं उतर सकते, लेकिन डैनवेल और होस्टीन ने सवारी की, पेरविन भी, और मेरे कुछ नाजायज बेटे भी मेली में उतरे। अगर मुझे पता होता कि वे मुझे यूं शर्मिंदा करेंगे, तो मैं कभी इस यात्रा की तकलीफ नहीं उठाता। भला क्यों मैं इतनी दूर सवार होकर जाऊं, सिर्फ यह देखने के लिए कि होस्टीन को उस टायरल छोरे ने घोड़े से गिरा दिया। आधी उम्र का है वो लड़का, सर डेजी कहते हैं उसे, या कुछ वैसा। और डैनवेल को तो एक घुमंतू शूरवीर ने ही गिरा दिया। कई बार सोचता हूं कि ये दोनों सच में मेरे ही बेटे हैं भी या नहीं। मेरी तीसरी बीवी क्रैकहॉल खानदान की थी, और क्रैकहॉल की औरतें तो खैर छोड़ो, वो तुम्हारे पैदा होने से पहले मर गई, तुम्हें क्या लेना। मैं तुम्हारी बहन की बात कर रहा था। मैंने प्रस्ताव रखा था कि लॉर्ड और लेडी एरिन मेरे 2 पोतों को दरबार में पालें, और बदले में मैं उनके बेटे को यहाँ ट्विंस में वार्ड रखूं। क्या मेरे पोते राजा के दरबार में दिखाने लायक नहीं हैं? अच्छे बच्चे हैं, शांत और शिष्ट। वाल्डर मेरे बेटे मेरिट का बेटा है, और दूसरा
हाँ, याद नहीं आ रहा। शायद वो भी वाल्डर ही होगा। हमेशा उन्हें वाल्डर नाम देते हैं ताकि मैं उन्हें तरजीह दूं। उसका बाप कौन था अब? जो भी हो, लॉर्ड एरिन ने उसे नहीं लिया, नहीं दूसरे को। और इसका दोष मैं तुम्हारी बहन पर डालता हूं। जैसे ही मैंने कहा, वो ठंडी पड़ गई, जैसे मैं उसके बेटे को किसी नाचने वाले को बेचने या उसका खस्सीकरण करने की बात कर रहा हूं। और जब लॉर्ड एरिन ने कहा कि लड़का ड्रैगनस्टोन जाएगा स्टैनिस बराथियन के पास पालन पोषण के लिए, तो वो बिना एक शब्द खेद जताए उठकर चली गई और राजा के हाथ ने बस मुझसे माफी मांगी। माफियों का क्या फायदा, बताओ? कैटलिन ने भौहें चढ़ा ली। मुझे तो समझ आया था कि लिसा का बेटा लॉर्ड डाइविन के पास कैस्टली रॉक में जाएगा। नहीं, वो लॉर्ड स्टैनिस के पास था, वाल्डर फ्रे ने झुंझलाकर कहा। क्या तुम्हें लगता है मैं लॉर्ड स्टैनिस और लॉर्ड डाइविन में फर्क नहीं पहचान सकता? दोनों ऐसे घमंडी हैं जैसे। लेकिन छोड़ो, मुझे फर्क पता है। या तुम्हें लगता है मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि याद नहीं रख सकता? मैं 90 का हूं और सब याद है। और औरत के साथ क्या करना है वो भी याद है। मेरी बीवी अगले साल तक मुझे एक बेटा देगी, शर्त लगाता हूं। या बेटी दे दे, वो भी चलेगा। लड़का हो या लड़की, लाल लाल, झुर्रीदार और चीखता हुआ पैदा होगा। और हो सकता है उसका नाम भी वाल्डर या वाल्डा रख दे। कैटलिन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि लेडी फ्रे अपने बच्चे का क्या नाम रखेगी। तो जॉन एरिन अपने बेटे को लॉर्ड स्टैनिस के पास भेजने वाले थे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, 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 बूढ़े ने कहा। लेकिन वो मर गए, तो अब क्या फर्क पड़ता है? तुमने कहा तुम नदी पार करना चाहती हो। हाँ, तो नहीं कर सकती, वाल्डर फ्रे ने साफ कह दिया, जब तक मैं इजाजत न दूं। और मैं क्यों दूं? टली और स्टार्क मेरे कभी दोस्त नहीं रहे। वो पीछे कुर्सी पर टिककर, हाथ बांधकर, मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। बाकी तो बस सौदेबाजी थी। सूरज लाल और सूजा हुआ पश्चिमी पहाड़ियों में झुक रहा था जब किले के फाटक खुले। पुल चरमराया, जाली ऊपर उठी और लेडी कैटलिन स्टार्क अपने बेटे और उसके बैनरमैन से मिलने के लिए सवार होकर निकली। पीछे थे सर जेरेड फ्रे, सर होस्टीन फ्रे, सर डैनवेल फ्रे और वाल्डर के नाजायज बेटे रोनेल रिवर्स, जो लंबी कतार में पाइक पकड़े पैदल सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। रॉब अपनी घोड़ी पर दौड़ता हुआ उसके पास आया, ग्रे विंड साथ साथ। काम हो गया, उसने कहा। लॉर्ड वाल्डर तुम्हें नदी पार करने देगा। उसके तलवारबाज भी तुम्हारे हैं, बस 400 को छोड़कर, जिन्हें वो ट्विंस की रक्षा के लिए रखेगा। मैं कहती हूं, तुम भी अपने 400 आदमी वहीं छोड़ दो, धनुर्धर और तलवारबाजों का मिलाजुला दल। वो तुम्हारे मददगार को मना नहीं करेगा, लेकिन कमान किसी भरोसेमंद को देना। लॉर्ड वाल्डर को वादा निभाने में मदद की जरूरत पड़ सकती है। जैसा आप कहें, मां, रॉब ने कहा। शायद। सर हेलमैन टलहार्ट, आप क्या सोचती हैं? बेहतर विकल्प। उसने हमसे बदले में क्या मांगा? अगर कुछ तलवारबाज स्पेयर कर सको, तो 2 पोते जो 8 और 7 साल के हैं, उन्हें विंटरफेल ले जाने के लिए चाहिए। दोनों का नाम वाल्डर है। ब्रान को अपने उम्र के बच्चों का साथ अच्छा लगेगा। बस इतना? ये तो बहुत छोटा सौदा है। उसका बेटा ओलिवार भी हमारे साथ आएगा, तुम्हारा निजी स्क्वायर बनकर। वो चाहता है कि समय आने पर उसे नाइट बनाया जाए। ठीक है, अगर वो और अगर आर्या हमें सुरक्षित लौटा दी गई, तो उसकी शादी लॉर्ड वाल्डर के सबसे छोटे बेटे एल्मार से होगी, जब दोनों बड़े हो जाए। रॉब ने मुंह बनाया। आर्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और तुम्हारी शादी उसकी किसी बेटी से होगी, जब युद्ध खत्म हो जाएगा। तुम्हें चुनने की आजादी है कि कौन सी लड़की चाहिए।
रॉब ने बिना हिचके कहा, समझ गया। तुम मानते हो? क्या मना कर सकता हूं? अगर पार करना चाहते हो तो नहीं। मैं मानता हूं, रॉब ने गंभीरता से कहा। उस पल वो उसे पहले से ज्यादा मर्द लगा। तलवार से खेलना लड़कों का काम है, पर शादी का वादा निभाना असली लॉर्ड का। संध्या में उन्होंने पार किया, जब सींग वाला चांद नदी पर तैर रहा था। दोहरी कतार द्वार से गुजरती, पुल पार करती, दूसरे किले से निकलती, मानो कोई विशाल इस्पाती सांप। घंटों लगे सबको पार करने में। कैटलिन को हमेशा याद रहेगा घोड़ों की टापों की गूंज, वाल्डर फ्रे की अपनी पालकी में बैठी निगाह और ऊपर से झांकती आंखें वाटर टॉवर के छेदों से। उत्तर की ज्यादातर सेना, पाइकधारी, धनुर्धर और पैदल सिपाही पूर्वी किनारे पर रूज बोल्टन के अधीन रह गए, जिन्हें आदेश था दक्षिण की ओर बढ़कर टाइविन लैनिस्टर की सेना का सामना करने का। अच्छा हो या बुरा, उसके बेटे ने पासा फेंक दिया था। क्या आपको लगता है रॉब स्टार्क ने यह सौदा सही किया या वाल्डर फ्रे ने उससे ज्यादा फायदा उठाया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। अगली कहानी में मिलते हैं।